बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी थर्ड के अंतर्गत आज हम लेपिडेंड्रोन ए फॉसिल टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करेंगे। मैं चिरंजीव लाल परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आरएलएस सरिया पीजी कॉलेज कालाडेरा, ई लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि लेपिडेंड्रोन उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के कार्बोनिफोरस दलदलों से प्राप्त ऐसा जीनस है जिस पर सबसे अधिक अध्ययन हुआ है। इस वंश को स्टर्नबर्ग ने सन 1820 में स्थापित किया। लेपिडेंड्रोन की लगभग 200 जातियों पर अध्ययन हो चुका है। इनका आरंभ अधो कार्बोनिफेरस से व विकास ऊर्ध्व कार्बोनिफेरस काल में माना जाता है। अर्थात लेपिडेंड्रोन आदिम संवहनी पेड़ पौधों का एक विलुप्त जीनस है जिसके स्केल ट्रीज या स्केल पेड़ों के रूप में जाना जाता है। दो क्लिवार्ड्स तथा लाइकोपोडे से संबंधित है। अर्थात जो टेरिडोफाइट्स का ग्रुप है आइसोएटिसी और लाइकोपोडियम उससे संबंधित माना जाता है। वे कोयला वन वनस्पतियों का हिस्सा थे। वे कभी कभी 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते थे और इनकी चौड़ाई अक्सर 1 मीटर व्यास से अधिक होती थी। Lepidendron is an actinic genus of primitive vascular tree-like plants, also known as scale trees, related to the coleoids and lycopods. They were part of the coal forest flora. They sometimes reached a height of 50 meters, and the trunk were often over 1 meter, 3.3 feet in diameter. They thrived during the Carboniferous period and were found until the late Triassic about 205 million year ago before going extinct. इस तरह उनकी हम सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। लेपिडोडेंड्रोन की किंगडम प्लांटी, डिवीजन लाइकोफाइटा, क्लास आइसोटोप्सिडा, ऑर्डर लेपिडोडेंड्रेंस, फैमिली लेपिडोडेंड्रेसी एंड जीनस लेपिडोडेंड्रेन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेपिडोडेंड्रेंस स्पेसीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्राउट सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में पाई जाती हैं। अर्थात लेपिडेंड्रोन इज ए एक्सनेक्ट जीनस ऑफ gigantic ट्री लाइक वेस्कुलर सीडलेस प्लांट दैट डेंसली पॉपुलेटेड द स्वाम्पी लैंडस्केप इन द फर्स्ट फॉरेस्ट इन द डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 4 to 300 million years ago. They are closely related some of much smaller external species, स्पाइगमोस एंड क्वेलिवर्ड्स। इस तरह तो लेपिडेंड्रोन जो जीवाश्म पादप है उसका विभिन्न भागों में अध्ययन के लिए फोरम जीनस के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात लेपिडेंड्रोन के विभिन्न भागों का अध्ययन निम्न कूट वंश के अंतर्गत किया जाता है। अगर जड़ है तो हम उसको स्टिग्मेरिया के नाम से अध्ययन करेंगे। स्टेम है इसको लेपिडेंड्रोन कहते हैं। लीफ है तो लेपिडोफिलम कहलाती है। कोन है लेपिडोबिलस कहलाती है और जो सीड है वो लेपिडो कार्पोन के नाम से पुकारते हैं। उनका नाम अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वन, इसके स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो लेपिडोडेंड्रोन का जो स्पोरोफाइट है वाज ए लार्ज ट्री अबाउट 50 से 60 मीटर टाल्स। ये हम देख रहे हैं स्पोरोफिटिक प्लांट है और ये लगभग 50 से 60 मीटर लंबा होता है विथ ए प्रोमिनेंट ट्रंक अप टू 35 मीटर इन हाइट। द अल्टीमेट डाइकोटोमेज फॉर्म द लीव्स. The branches and the foliage formed a spreading crown bearing cones at the tips. The plant had bipolar growth, thus the main axis developed branches at both ends. The aerial branches formed three-dimensional dichomatous bearing branches and foliage. Similarly, the basal branches formed three-dimensional dichotomous bearing stigma roots. इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जो सबसे जो इसका जो लीफ जो रूट वाला पार्ट है जिसे हम स्टिग्मेरिया कहते हैं, ये वाला है वो स्टिग्मेरिया के नाम से अध्ययन करेंगे। तथा जो स्टेम है जिससे दिए वाला ये आपका लेपिडोडेंड्रोन के अंतर्गत आता है और इस पर जो स्पोर्स हैं जो कोन या स्ट्रोबिलस बनता है वो लेपिडोस्टोबस कहलाता है और उसका और सीड है वो लेपिडो कार्पोन के नाम से अध्ययन किए जाते हैं। जो लीफ है इसकी जो पत्तियां हैं वो लेपिडोफिलम नाम से अध्ययन की जाती हैं। इस तरह आप ये देख सकते हैं इसकी जो रूट है स्टिग्मेरिया रूट ऑफ
लेपिडोडेंड्रोन, और ये इसकी लीफ है। जब हम इसकी जड़ की बात करते हैं तो जड़ स्टिग्मेरिया के नाम से वर्णन किया जाता है। ग्लसको के विक्टोरिया वृक्ष से लेपिडोडेंड्रोन के तनों के बहुत से ऐसे कास्ट प्राप्त हुए हैं जिनसे आधे क्षारीय भाग राइजोमार्फ नामक संरचना संलग्न थी। यह एक आधारीय गद्दीनुमा संरचना थी जो द्विभाजी शाखित होती थी और जिस पर वायवीय तना मौजूद रहता था। इस आधारीय द्विभाजी शाखित शाखाओं के अग्र सिरों से जड़ें उत्पन्न होती थी जो राइजोमार्फ और चक्री क्रम से चारों ओर लगी रहती है। राइजोमार्फ की सतह पर चारों तरफ तने पर मौजूद पत्तियों के चिन्ह की तरह जड़ों के चिन्ह पाए जाते हैं। यह जड़ों के एब्सिसियन के फलस्वरूप बनते थे। जड़ें दलदल में गहरे तक अंदर चले जाती थी, तब वृक्ष को मजबूती से बांधे रखती थी। स्टेनबर्ग 1920 ने जड़ को स्टिग्मेरिया फिकोइड्स नाम दिया। जड़ें डाइकोटोमस रूप से शाखित होती थी, वे राइजोमार्फ बनाती थी, जिन्हें सामान्यतः स्टिग्मेरिया के नाम से जाना जाता था। फ्रैंक ब्रंट व एगर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1969 ने कहा कि स्टिग्मेरिया जड़ लेपिडोडेंड्रेसी कुल की विशेषता है। अगर इस स्टिग्मेरिया की रूट का जड़ का अगर अनुप्रस्थ काट के देखें तो ये 3 भागों में विभाजित पाई गई थी: एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कोर्टेक्स एंड स्टील। जो सबसे बाहर की जो परत थी वो एपिडर्मिस थी, उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस थी, और जो मिडल पार्ट था कोर्टेक्स, वो 3 भागों में बटा होता, आउटर, इनर और मिडल कोर्टेक्स में। जबकि रूट में जो स्टील था, मज्जा के चारों संवहन तंत्र पाया जाता था जिसमें काफ़ी कोशिकाएं नष्ट हो चुकी थी, अतः उन स्थानों पर एक खोखला नजर आता था। प्राथमिक व द्वितीयक जाइलम में विभाजन नहीं पाया गया है। अंदर पाए जाने वाले जाइलम में सर्पिलाकार स्थूलन पाया जाता था, अतः यह माना जाता है कि एंडार्स साइफोनोस्टील स्थिति उपस्थित होती होगी, जो लाइकोपोड जल के लिए अप्रत्याशित स्थिति है। जाइलम में पाई जाने वाली वाहिनिकाओं में से अधिकांश में सोपानवर्त स्थूलन पाया जाता था। इसी तरीके से हम स्टेम की बात करते हैं तो लेपिडोडेंड्रोन स्टेम का वर्णन लेपिडोडेंड्रोन नाम से किया जाता है। लेपिडोडेंड्रोन का तना बेलनाकार, पुष्ट, अशाखित व कभी कभी 4 मीटर तक स्काउट के अनुसार लंबा होता था। शीर्ष पर शाखाएं युग्मभुजी शाखन के कारण छत्री का आकार लगती थी। कैलोरर के मतानुसार शाखाओं पर चक्रीय रूप से विन्यासित रेखीय सुचाग्र छोटी छोटी पर्ण लगती थी। पत्तियों के गिर जाने पर चिरलग्न लीफ परसिस्टेंट बेस तने पर उपस्थित रहते थे, जो आज विभिन्न वंश और जातियों के विभाजन के लिए उपयोगी हैं। लेपिडोडेंड्रोन के तने में द्विध्रुवी वृद्धि अर्थात बाइपोलर ग्रोथ पाई जाती थी। इस वृक्ष में एक मुख्य अक्ष होता था जो वृद्धि करके दोनों तरफ से शाखित होता था। वायवीय भाग द्विभाजी शाखित त्रिविम तंत्र 3 डायमेंशन सिस्टम ऑफ ए डाइकोटोमस के रूप में विकसित हो जाता था, जिसके चारों ओर चक्री क्रम से पर्ण और सिरों पर कोण लगते थे। आधे क्षारीय भाग पर भी अक्ष 2 बार द्विभाजित होकर चतुर्भुजी वृक्ष का आधार बनाता था, जो जल अवशोषित तंत्र के रूप में कार्य करता था, जिसे राइजोमार्फ कहते हैं। इस तरह हम इसके अगर स्टेम की स्ट्रक्चर की बात करें तो एनाटोमी की बात करें तो मुख्यतः ये जो इसका स्टील था प्रोटोस्टील एक्जार्स एंड पोलियार्स, अर्थात तने के अगर अनुप्रस्थ काट की बात की जाए तो तने के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित भाग है वो दिखाई देते थे। सबसे पहले कोर्टेक्स, यह मर्दूत के कोशिकाओं को बहुस्तरीय क्षेत्र था जो द्वितीयक वलकुट विकसित होने से 2 भागों में विभाजित हो जाता था, और इसके बाद बाहरी वलकुट और इनर वलकुट 2 भागों में था। थॉमस नामक वैज्ञानिक के अनुसार पर्णाधार की बहुभुजीयता दीर्घवृत्ताकार प्रकार की प्रकाश संश्लेषित कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि भीतरी वलकुट में द्वितीय वलकुट के नीचे और तक केंद्रीय रम के बाहर स्थित होता था। एंडोडर्मिस व पेरिसाइकल भी लेपिडोडेंड्रोन वेस्कुलरिसिस में पाए गए या रिपोर्टेड किए गए हैं। स्टील की बात करें जो तने के आधार पर सरल व ठोस प्रकार का रम या स्टील है वो पाया जाता है, किंतु तने के ऊपर की ओर मज्जा बन जाने के कारण प्रोटोस्टील साइफोनोस्टील में रूपांतरित हो जाती थी। प्राथमिक जाइलम मज्जा के बाहर स्थित था। जाइलम बहिर्द्वारिक था। प्रोटोजाइलम पूर्ण रूप से परिरक्षित पाया गया है, जिसमें वार्षिक व सर्पिलाकार वाहिनिकाएं पाई जाती हैं।
अनुप्रस्थ काट में प्रोटोजाइलम अरे दंत के समान उभरा हुआ दिखाई देता है। प्राथमिक जाइलम के मेटाजाइलम में सीढ़ीनुमा वाहिकाएं पाई जाती हैं। जबकि मज्जा बायरोस्ट 1971 के अनुसार मज्जा बहुस्तरीय 3 या 4 सेंटीमीटर तक व मर्दूत के कोशिकाओं की बनी होती है। जबकि वैज्ञानिक एगर्ट और कैनीमोटो के अनुसार द्वितीयक जाइलम एक पृष्ठीय संवहनी कैम्बियम से विकसित होता था, परंतु इनमें बीज पादपों के इससे विपरीत कैम्बियम वलय द्वितीयक फ्लोएम नहीं बनाती है। इस तरह वल्कुटीय मर्दूत के कोशिकाओं की उपस्थिति द्वितीय जाइलम के बाहर रिपोर्ट की गई। इन मर्दूत के कोशिकाओं में पर्णतः प्राथमिक दसी हुई अवस्था में प्राप्त होते हैं। अतः निष्कर्ष निकाला गया कि कोशिकाएं विभव ज्योति के कार्य भी कर सकने में सक्षम थी और सक्रिय होकर द्वितीयक वल्कुट या सेकेंडरी कोर्टेक्स का निर्माण करती है, जिसे पेरिडर्म भी कहते हैं। द्वितीय वल्कुट अधिक चौड़ा होता था। लेपिडोडेंड्रोन में द्वितीयक वल्कुट की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण है। द्वितीय वल्कुट के विकसित होने से प्राथमिक वल्कुट 2 भागों में विभाजित हो जाता था। बाहरी वल्कुटमय भाग में पर्णाधार दसे हुए होते थे तथा आंतरिक वल्कुट अथवा मध्य आंतरिक भाग में केंद्रीय स्टील के बाहर स्थित था। इसी तरह पेरिडर्म बाहरी वल्कुट की कोशिकाएं कोर कैम्बियम बनाती थी, जो बाहर की ओर मोटी भित्ति युक्त सुबेरेन्युत कारक को कोशिकाएं कहते थे। आप देखिए पेरिडर्म देख सकते हैं, फेलोजर्म देख सकते हैं, और ये आपका आउटर कोर्टेक्स। इस आउटर कोर्टेक्स के बाहर है वो पेरिडर्म है, वो पाया जाता था। इसी तरह सेकेंडरी कोर्टेक्स, ये एक प्रकार के जटिल कम्प्लेक्स टिश्यू होते थे तथा फाइबर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते थे, जिनमें कोष समान कोशिकाएं बीच बीच में उपस्थित होती थी। अतः लेपिडोडेंड्रोन का जो तना होता बहुत ऊंचा होता था। जाइलम कम मात्रा में उपस्थित होने से द्वितीय वल्कुट अधिक मात्रा में बनता था। पुराने वृक्षों के बाहरी ऊतकों के नष्ट होने से ये स्टील को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा का भी कार्य करते थे। इसी तरह हम लेपिडोफिलम की बात करें, इसकी जो पत्तियों की बात करें, लेपिडोफिलम लीफ की बात करें तो लेपिडोडेंड्रोन की जो पत्तियां होती हैं वो कूटवंश लेपिडोफिलम के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। यह लेपिडोडेंड्रोन की तने पर छोटी शाखाओं पर लगा करती थी। इनकी पत्तियां 1 मिमी से 1 मीटर तक लंबी हो सकती थी। पत्तियां समीपवर्ती शाखाओं पर लंबी व दूर शाखाओं पर छोटी होती थी। पत्तियां सूच्यग्र आकार की होती थी तथा आधारीय भाग पर तिकोनी होती थी। इनमें एक ही सवन स्टैंड वेस्कुलर स्टैंड होता था, जिसके दोनों ओर पृष्ठ तल पर स्टोमेटा उपस्थित होते थे। पत्तियों की निचली सतह पर 2 खांच भी मौजूद होती थी, जिनमें रंध्र कई कतारों में पत्ती की लंबी अक्ष के समांतर व्यवस्थित होते थे। पत्तियां पर्णपाती होती थी। पुरानी शाखाओं की पत्तियां निष्क्रिय होकर गिर जाती थी। जब पत्तियां गिरती थी तब उनके पिरामिडी गद्दीनुमा अर्थात पिरामिडल कुशन लाइक व रंबोडियल समचतुर्भुजी आकृति के पर्णाधार तने पर रह जाते थे। इस प्रकार से जो लेपिडोडेंड्रोन है में पिरामिडी कुशन का अक्ष लंबाई में अधिक व चौड़ाई में कम होता था, जबकि लेपिडोफ्लोइस में इसकी लंबाई कम व चौड़ाई अधिक होती थी। लेपिडोडेंड्रोन के क्यूशन ऑफ लीफ बार्स में इनके ऊपर का हिस्सा अपर टिप्स ऑफ क्यूशम, इसके ऊपर वाले क्यूशन के निचले लोअर टिप्स ऑफ अपर क्यूशन से अलग अलग स्थित थे। इस तरह हम इस लेपिडोफिलम की अगर पत्तियों की अनुप्रस्थ काट की बात करें तो अगर इसकी पत्ती का अनुप्रस्थ काट करके देखा जाए तो अनुप्रस्थ काट में लेपिडोफिलम की जो पत्तियां हैं वो तिकोनी होती हैं, जो इन 3 भागों में विभेदित रहती हैं। एपिडर्मिस, मेसोफिल, वरम। एपिडर्मिस जैसा कि हम जानते हैं ये एक स्तरीय होती थी जिस पर कई रंध्र होते थे। इसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, ये दृढ़ होती है, कोशिकाओं की बहुस्तरीय परत होती थी जो रंध्रों के स्थान पर अनुपस्थित होती थी। यह इस तरह मोटी भित्ति कोशिकाओं का बना होता था तथा अंतिम श्रेय फाइबर कोशिकाओं से नुकीले होते थे। मेसोफिल की बात करें, यह निम्न प्रकार की कोशिकाओं से इनमें बना हो सकता था। पतली भित्ति वाली संवहनपूर्ण को घेरती हुई कोशिकाओं से निर्मित व अनियमित रूप से बिखरी हुई बहुकोणीय कोशिकाओं के द्वारा निर्मित हो सकती थी अथवा खम ऊतक समान कोशिकाओं से निर्मित हो सकती थी। इनके पत्तियों के जो स्टील है, लेपिडोफिलम में स्टील की बात करते हैं तो संवहनपूर्ण को घेरता हुआ एक कोशिकीय मोटा बंडल शीत उपस्थित था, जो ट्रांसफ्यूजन सेल्स का बना होता था। ये मृदुत्वकीय कोशिकाएं होती थी जिनमें जालिका व द्वितीयक भित्ति स्थूलन पाया जाता था। सीढ़ीनुमा जाइलम का एक बंडल
पतली भित्ति वाली फ्लोम कोशिकाओं द्वारा घिरा होता था। जाइलम बेलनाकार या चपटा होता था, वह इसमें पाई जाने वाली वाहिनिकाओं में सोपानवर्त स्थूलन पाया जाता था। जाइलम व संचरण ऊत के मध्य फ्लोएम नीचे की ओर उपस्थित होता था। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं। अब आपको लेपिडोस्टोबस लेपिडोबिलस ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रोबिलस, अर्थात लेपिडोस्टोबिलस द कोन और स्ट्रोबिलस ऑफ लेपिडोडेंड्रोन। लेपिडोडेंड्रोन्स का जो कोने स्ट्रोबिलस होता है उसे लेपिडोस्टोबिलस कहते हैं। लेपिडोस्टोबस शंकु शाखाओं के अग्रस्त भाग पर पाए जाते थे। यह आकार में लंबे, दीर्घित इलोंगेटेड होते थे। शंकु में एक मध्य अक्ष पर सर्पिल या चक्रीय रूप से विन्यासित संवरण छत्राकार लिग्यूलयुक्त बीजाणुपर्ण या स्पोरेंजियम बनते थे। बीजाणुधानियाँ बीजाणुपर्ण के ऊपर की ओर संपूर्ण तल पर संलग्न रहती थी। बीजाणुपर्ण का आधारीय भाग वृंत बनाता था। इनका अग्रसिरा चौड़ा सहपत्र समान होता था, जो ऊपर की ओर मुड़कर अपने आगे आने वाले बीजाणुपर्ण को ढक लेता था एवं सुरक्षा प्रदान करता था। इस तरह इसमें दो प्रकार के, ये देखा गया जो लेपिडोडेंड्रोन है उसमें दो प्रकार के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, तो ये माना गया कि ये लेपिडोस्टोबिलस है उसमें हिट्रोस्पोर्स या विषम बीजाणु हुआ करते थे और विषम बीजाणु ही थे। माइक्रोस्पोरोफिल में अनगिनत लघु बीजाणु उत्पन्न होते थे जो अक्ष की ओर ऊपर की ओर लगे थे। गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरेंजियम में कुछ ही मात्रा में गुरु बीजाणु बनते थे। यह अक्ष पर नीचे की ओर उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम है और नीचे मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणु है। लेपिडोडेंड्रोन के ऊपर लगने वाले कुछ शंकुओं का काफ़ी विकास हो चुका था तब वह बीज समान संरचना बनाने की अवस्था में पहुंच चुके थे, अर्थात वे सीड फॉर्मेशन या बीज बनाने की अवस्था में भी पहुंच चुके थे। तो इस तरीके से ये जो लास्ट की स्ट्रक्चर है एलएस ऑफ लेपिडोकार्पन, यानी कि सीड बनाने की अवस्था में भी ये पहुंच चुके थे। तो लेपिडोकार्पन, द जीनस लेपिडोकार्पन विद द 3 species हैव बीन फाउंड फ्रॉम Carboniferous in Great Britain as well as the Mississippi Valley of USA. It is a heterosporous and bore only one kind of sporophyll, microsporophyll, microsporangium, and microspore resemble Lepidostobulus. But the megasporangium and its valve formed a elongated beak, the tip of which spilled open at maturity. Inside a single megaspore mother cell develop the megaspore, or which three-dimensional and only one enlarged germinated into female gametophyte complexly, filling up the sporangium cavity, while the megasporangium persistent to megasporophyll. The megasporophyll tissue below the sporangium grew up and developed a false integument which was opened by a tip by a long slit forming a false micropyle. The whole structure looked like a seed. Fertilization took place by motile sperm without any siphonogamy after the megasporophyll with the sporangium was shed. तो इस तरीके से इसमें हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म के विपरीत इसमें जो सीड फॉर्मेशन भी देखा गया और एक किस प्रकार से कि फाल्स माइक्रोस्पोरियम बनता है और फाल्स इंटेग्यूमेंट मिल रहा है और यहाँ पर जो निषेचन है वो मोटाइल स्पोर के द्वारा विदाउट एनी साइफोनोगेमी संपन्न होता था और इसमें सीड फॉर्मेशन देखा गया। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जो लेपिडोडेंड्रोन है वो एक प्रिमिटिव फोसिल्स प्रकार का है जिसको कि आदिम समवनी पादप है या जो वर्तमान में जो विलुप्त है, और एक फोसिल्स टेरिडोफाइट है जो कि स्केल्स ट्रीज के नाम से पुकारा जा सकता है और एक एक्शनिक जीनस ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर ट्री लाइक प्लांट्स है।